नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है इजराइल पैलेस्टीन वार, गिव पीस अ चांस। डॉक्टर जोसेफ के थॉमस की यह पुस्तक है। डॉक्टर जोसेफ के थॉमस जीवन में बहुत सारी अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। सेना के पूर्व अधिकारी हैं, एक कॉरपोरेट लीडर हैं, शिक्षाविद हैं और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कार्य जो कॉरपोरेट जगत समाज सेवा के क्षेत्र में कर सके उसका एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं। एक अच्छे वक्ता भी हैं और उनकी अपनी पहचान ये है कि वो समाज में जो कुछ भी बेहतर हो सके उसे करने का उनके अंदर जुनून है। पेशे से इंजीनियर थे और जुनून की हद तक शिक्षा के क्षेत्र में उनका अपना काम रहा है। यह पुस्तक उनकी इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उस पर जो उनकी दृष्टि है उस पर एक अद्भुत किताब इस लिहाज से है कि बहुत सामयिक है और इसमें उन्होंने फिलिस्तीन इजराइल के इतिहास, उसके धार्मिक प्रभाव, उसकी सामरिक स्थिति, उसके भौगोलिक कारण और पर्यावरण और इन सब के बीच जो विश्व राजनीति है और विश्व की महाशक्तियां हैं और किस तरह से वहाँ दोनों पक्षों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जगह बन जाता है, एक छोटी सी पट्टी, उसकी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल एक इस वक्तव्य से इस पुस्तक की शुरुआत वो करते हैं। वो कहते हैं कि जो मध्य पूर्व है, जिसको हम खाड़ी देश भी कह सकते हैं, वहाँ जो अतीत है वह कभी मरता नहीं, या हम कह सकते हैं कि उसका कोई अतीत है ही नहीं। वजह, अतीत वहाँ हर दिन जिंदा है। यह लड़ाई किस बात की है, जब आप इस पर विचार करेंगे तो वो विलियम फॉकनर की इस वक्तव्य से ही अपनी बात शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल यह मामला भावना का अधिक है, जमीन का नहीं। यह लड़ाई जो है वह ऐसी लड़ाई है जहां हर पत्थर का अपना एक इतिहास हो सकता है। फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहां एक एक जर्रे का अपना महत्व है और वो महत्व जमीन के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, वो उस भावना के लिए लड़ा जा रहा है जहाँ जो वहाँ के बासिंदों में जुड़ी है, चाहे वह यहूदी हों, इजरायली हों या चाहे वह फिलिस्तीन के लोग हों। वो कह रहे हैं कि ये आपको तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक कि आप उस जमीन को उस तरह से भावनात्मक रूप से न देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि सभ्यता के इतिहास में दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो फिलिस्तीन इजराइल की तरह का संवेदनात्मक महत्व रखती हो। ये केवल धार्मिक युद्ध नहीं है। ठीक है कि वहाँ उस जमीन पर तीनों धर्मों के से जुड़ी हुई एक पवित्र भूमि है, लेकिन ये आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझने के साथ साथ वहाँ के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया को यह देखना चाहिए कि दरअसल जब हम किसी का पक्ष लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध में दरअसल मानवता की ही मृत्यु होती है और उस मानवता को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बाकायदा इस किताब में इतिहास में जाते हैं, इतिहास के अलावा धर्मों की के आपसी द्वंद्व की बात करते हैं, अरब जो साम्राज्य है उसकी बात करते हैं, यहूदियों को का जो पक्ष है उसकी बात करते हैं। 1948
में जब इज़राइल को मान्यता मिली संयुक्त राष्ट्र में, उसकी बात करते हैं। और वो 7 अक्टूबर 2023 में जब हमला होता है और उसके बाद इज़राइल और फ़लस्तीन में एक कभी ख़त्म ना होने वाला जैसा वार, जिसमें हर दिन मानवता भूलुंठित हो रही है, रिफ्यूजियों की तादाद बढ़ रही है, किसी के पास सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। फ़िलिस्तीन की धरती पर इस समय, चाहे वह इज़राइली हो, चाहे वह फ़िलिस्तीनी हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह बच्चा हो, कोई यह गारंटी नहीं कर सकता है। और वो कहते हैं कि दरअसल जब यह पुस्तक वो लिख रहे थे तो उनको यह बात महसूस होती है कि हम असहिष्णुता, संवेदनहीनता के किस दौर में पहुंच गए हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय सत्ताओं के पास भी कोई दायित्व ऐसा नहीं है। कोई भी आगे बढ़कर इस बात को रोक नहीं पा रहा है कि आखिर यहाँ पर ये जो हमले हो रहे हैं उसमें दरअसल उनका शिकार कौन हो रहा है? क्या कभी ये हमले बंद होंगे? वो कह रहे हैं कि मैं ये सवाल बार-बार मेरे दिमाग को अ, तंग करता रहा कि आखिर हम सभ्यता के इस चरण में आकर भी जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तब मानवीय मूल्यों से परे हम अपनी द्वंद्व का फैसला, अपने झगड़ों का फैसला युद्ध से करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस पुस्तक में एक लंबी भूमिका के बाद उन्होंने इज़राइल और फ़लस्तीन के संघर्ष का जो आ, आधार है उस पर पहले अध्याय में नज़र डाली है। उसके बाद वो बाल्फोर डिक्लेरेशन में जाते हैं, उस पर उन्होंने लिखा है कि कन्फ्लिक्ट का दरअसल सूत्र कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद वो अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, जब वहाँ अचानक से हमले के बाद इज़राइल जो है फ़लस्तीन के अंदर घुस जाता है और घुसने की कोशिश करता है। किस तरह से मानवता इस युद्ध में नष्ट हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन हॉरस उसका उन्होंने नाम दिया है। डिप्लोमेसी कहाँ पे रुक गई है, उसका डेडलॉक कैसे है, और यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है वह अभी कहाँ खड़ी है, इसकी बात करते हैं। वो मिलिट्री स्ट्रेटजी, रणनीति क्या है उसकी, उसका तरीका क्या है। द ईरान डोम डिफेंस, उसकी बात करते हैं। वेस्ट बैंक की बात करते हैं, वहाँ पे इस समय क्या स्थिति है वेस्ट बैंक में, गाजा में किसके कब्जे में क्या कुछ है और कहाँ पे किस तरह से लड़ाई हो रही है, इस पुस्तक में वो इस पर भी नज़र डालते हैं। इज़राइल का जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोर्चा है और जो अंदरूनी स्थितियां हैं इस समय इज़राइल की, वहाँ की अपनी जो राजनीति है, वहाँ के राष्ट्रपति को जो अपने लोगों के साथ जवाब देना पड़ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। इस युद्ध का दरअसल आर्थिक असर पूरी दुनिया पर क्या होगा, इस पर भी डॉक्टर थॉमस जो है वह नज़र डालते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि मीडिया का क्या नैरेटिव है। ये पहली बार होगा कि फ़िलिस्तीन इज़राइल युद्ध पर आधारित किसी किताब में मीडिया की जो भूमिका है वो किस तरह से फ्रेम कर रहा है और नैरेटिव गढ़ रहा है, उस पर भी उन्होंने नज़र डाला है। और कहा है कि अंततः जो है रिकॉन्सिलिएशन का जो तरीका हो सकता है, वह अतीत का जो लेसन है, जो शांति की कोशिशें हैं, उन्हीं से बढ़कर इस पर हम पहुंचेंगे। बातचीत की टेबल के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, अंततः निष्पत्ति यह देते हैं। और उनका कहना है कि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस युद्ध में मानवता के साथ साथ अगर कोई चीज़ नष्ट हो रही है तो वह है प्रकृति और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जिसमें पानी है, पर्यावरण है, धरती है, ये जो नष्ट हो रहा है, जल है, समुद्र है, उसका पूरी दुनिया के पर्यावरण पर क्या असर होगा। वो कह रहे हैं कि इसलिए भी चिंतित होने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की धरती पर कोई युद्ध चल रहा है, कुछ गोलियां चल रही हैं, बारों दौर मिसाइलें, बम के धमाके हो रहे हैं और मिसाइलें गिर रही हैं, तो वो कोई किसी एक क्षेत्र की बात है। उनका कहना है कि दरअसल आपको इन सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद पूरी दुनिया को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए और किस तरह से हम शांति के पथ पर उसके जो भी विकल्प हैं
उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह भारत हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे विकसित देश हों, चाहे विकासशील देश हों। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में है, तब उसे इस बात को समझना पड़ेगा कि यह जो मसले हैं, वह मसले इतने आसान नहीं हैं। 12 अध्यायों में यह पुस्तक दरअसल फ़िलिस्तीन, इज़राइल का एक समूचा खाका रखती है। डॉक्टर जोसेफ के थॉमस जो है वह कई अन्य पुस्तकें भी लिख चुके हैं, जिसमें इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर यानी भारत अगला महाशक्तिशाली देश जैसी पुस्तकें भी हैं जो बेस्ट सेलर रह चुकी हैं। इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है और इसे इंडी प्रेस ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या इस पुस्तक में 220 है। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हर शनिवार को प्रस्तुत मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि किस तरह की पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी जा रही हैं, तो साहित्य तक पर हर शनिवार को इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सोमवार से रविवार तक हर दिन बुक कैफ़े में ठीक इसी समय मैं किसी न किसी एक पुस्तक की चर्चा करता हूँ, जिसमें शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह की बात करता हूँ, शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक, रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या शब्दरथी कार्यक्रम में उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर चर्चा करता हूँ। बुक कैफ़े देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।